आज हम सेक्शन 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सेक्शन डिस्कस करने के पहले कुछ लिमिटेशंस बता देता हूँ कि इसके साथ कुछ जुड़े हुए सेक्शंस रहेंगे जिसे मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पे। ये सेक्शन स्टार्ट करने के पहले इसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला, रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। दूसरा, रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर। और तीसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर। ओके, तो चलिए हम पहला टॉपिक में चलते हैं, रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। ऑडिटर रिमूव करने के लिए 3 इजी स्टेप्स है, ध्यान रखना, आप कॉन्सेंट्रेट देके सुनो, ठीक है। पहला स्टेप, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है बोर्ड मीटिंग। ओके, दूसरा स्टेप, रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिनों के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म 82 प्लस प्रेस्क्राइब फीस सबमिट करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, दूसरा स्टेप 30 दिनों के अंदर आपको फॉर्म 82 प्लस प्रेस्क्राइब फीस सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना है। ओके, थर्ड स्टेप में अप्रूवल मिलने के 60 दिनों के अंदर एसआरएमजीएम आपको पास करना है। तो हमें इजी हो गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए। बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग, उसके 30 दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को आप फॉर्म 82 प्लस प्रेस्क्राइब फीस सबमिट कर दो, और सबमिट एंड अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिलने के 60 दिनों के अंदर एसआरएमजीएम पास करना है। ओके, इसके साथ मैं कुछ एड ऑन्स बताता हूँ कि पहला स्टेप तो ठीक है, ओके, दूसरा स्टेप भी ठीक है। दूसरा स्टेप में, पहला स्टेप में क्या हुआ था, मैंने बीआर एंड बीएम पास करना है, एंड सेकंड स्टेप में आपको 30 दिनों के अंदर आपको फॉर्म 82 प्लस प्रेस्क्राइब फीस सबमिट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, अगर अप्रूवल नहीं आया, 2 स्टेप क्लियर है, अप्रूवल नहीं आया, ओके, और अगर आईएफसी कंपनी, आईएफसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है, तो उस केस में एप्लीकेशन फाइल करने के 60 दिनों तक अगर कोई अप्रूवल नहीं आया तो उसे डीम अप्रूवल माना जाता है। ये डीम अप्रूवल का कंसेप्ट है। ओके, बट सिर्फ आईएफसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के केस में ही है। अगर एप्लीकेशन फाइल करने के 60 दिनों तक नहीं आया तो उस केस में डीम अप्रूवल होगा, और डीम अप्रूवल के केस में ओके, वो जो 60वां दिन एक्सपायर हो गया, वहां से 3 महीने का टाइम है आपको एसआरएमजीएम पास करने का। तो हमेशा याद रखना, अगर अप्रूवल आ गया तो चाहे आईएफसी कंपनी हो या नॉन आईएफसी कंपनी हो, उस केस में तो अप्रूवल मिलने के 60 दिन के अंदर ही एसआरएमजीएम पास करना है। बट अगर अप्रूवल नहीं आया, एप्लीकेशन फाइल करने के अप्रूवल नहीं आया विद इन 60 डेज और आईएफसी कंपनी है, तो उस केस में डीम अप्रूवल माना जाएगा, और उस कंपनी के पास 3 महीना टाइम है फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ दैट 60 डेज। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो और एक चीज बता देता हूँ कि ऑडिटर रिमूव करने के पहले अगर कोई ये जो एक्शन ले रहे हैं तो उसे ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने पड़ेंगे। ओके, तो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। पर मैं अभी आपको ये क्लियर करता हूँ कि स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक करता है। पहला पार्ट तो हमें पता ही है, ऑडिटर रिमूव करने के लिए पहला तो स्टेप हमें पता है कि बीआर एंड बीएम। सेकेंड भी हमें पता है, पहला ठीक करते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा भी ठीक करते हैं, पर तीसरे में गलती कर देता है। तीसरे में गलत क्या लिखते हैं मैं बताता हूँ। तीसरे में गलत लिखता है कि एप्लीकेशन फाइल करने के 60 दिनों के अंदर एसआरएमजीएम पास करना है। ये गलत है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म 82 फाइल करने के 60 दिनों के अंदर एसआरएमजीएम पास करना है, ये गलत स्टूडेंट लिखते हैं। सही क्या है, अप्रूवल मिलने के 60 दिनों के अंदर एसआरएमजीएम पास करना है। ओके, तो सही गलत जाना हमें जरूरी है, नहीं तो हम भी कहीं मिस्टेक कर सकते हैं। ओके, जब ऑडिटर रिमूव करने की बात हो रही है तो मैं और एक चीज बता देता हूँ। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी कभी कभी कुछ केसेस में ऑर्डर पास कर सकता है कंपनी को कि आप अपना ऑडिटर चेंज कर लो। फाइन, तो क्लियर हो जाओ। अभी ये वाला पार्ट में आ रहा हूँ। ओके, तो आप ध्यान से सुनो। 3 सिचुएशन है। ओके, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन पे, या तो किसी पर्सन कंसर्न के एप्लीकेशन पे, या खुद से। 3 सिचुएशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन से, किसी पर्सन कंसर्न के एप्लीकेशन से, या फिर खुद से। अगर वो सेटिस्फाई हो गया कि ऑडिटर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फर्जी तरीके से काम किया है, या फिर कंपनी या उसके ऑफिसर या उसके डायरेक्टर ने फ्रॉड किया, ऑडिटर ने उसका सहयोग किया, इस बात से अगर संतुष्टि हो जाता है तो फिर एनसीएलटी ऑर्डर करेगा कंपनी को कि आप अपना ऑडिटर चेंज कर लो। फाइन, ओके। इस केस में जहां एनसीएलटी फाइनल ऑर्डर पास करता है अगेंस्ट द ऑडिटर, ध्यान से सुनना, फाइनल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, इंटरिम ऑर्डर नहीं। स्टूडेंट यही भी मिस्टेक करता है, आप सुन लो फिर मैं आपको बताता हूँ। जिस केस में एनसीएलटी फाइनल ऑर्डर पास करता है अगेंस्ट द ऑडिटर, उस केस में ऑडिटर
5 साल तक ऑर्डर पास करने के 5 साल तक किसी भी कंपनी, सिर्फ उस कंपनी नहीं, किसी भी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। एंड दूसरा जो है कि उसे अंडर सेक्शन 447 में उसे सजा मिलेगी। ओके, अंडर सेक्शन 447 जो है, इसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, ये एक पनिशमेंट है रिलेटेड टू फ्रॉड। ओके, बहुत सीवियर पनिशमेंट है। अच्छा, रही बात इंडिविजुअल तो ठीक है, अब रही बात फर्म की, तो उस केस में लायबिलिटी किसकी आएगी वो ध्यान रखना। फर्म के केस में लायबिलिटी फर्म की आएगी, प्लस हर वो पार्टनर्स की आएगी जिसने फ्रॉडुलेंट मैनर से एक्ट किया। ओके, तो ये बात हमें क्लियर होना जानी चाहिए। फाइन, तो चलिए हम डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम देखने से हमें क्लैरिटी आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम है रिमूवल ऑफ द ऑडिटर। आप चाहे तो इसे रिकॉर्ड कर सकते हो पॉज करके। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पहले भी कहा था कि BR@VM पास करना है और उसके 30 दिनों के अंदर फॉर्म 82 प्लस प्रेस्क्राइब फीस सबमिट करना है और उससे प्रायर अप्रूवल लेना है। अप्रूवल लेने के 60 दिनों के अंदर आपको पास SR@GM करना है। तो और मैंने डीम अप्रूवल की कॉन्सेप्ट कहा था, अगर आपकी कंपनी IFC पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है, उस केस में 60 दिनों तक अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, ओके, कोई अप्रूवल अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया गया, तो उस केस में क्या होगा, डीम अप्रूवल माना जाएगा। और डीम अप्रूवल के केस में क्या है, 3 महीने का टाइम मिलता है SR@GM पास करने का। ओके, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। और एक्शन लेने के पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑडिटर को देना पड़ेगा। और मैंने सही गलत का बोल दिया है कि जैसे गलत क्या है, गलत सुन लो पहले। विद इन 60 डेज ऑफ फाइलिंग ADT SR@GM पास करना है, ये गलत है। विद इन 60 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम CG, ये सही है। अच्छा, मैं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की जब बात कर रहा हूँ तो ये मोदी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है रीजनल डायरेक्टर। ओके, और अब नेक्स्ट डायग्राम में चल रहे हैं NCLT की, जो मैंने कहा है कि एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या एप्लीकेशन बाय पर्सन कंसर्न या खुद से भी अगर सेटिस्फाई हो गया कि ऑडिटर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फर्जी तरीके से काम किया है, या कंपनी द्वारा, कंपनी हो या उसके डायरेक्टर हो या उसके ऑफिसर द्वारा कोई फ्रॉड में ऑडिटर ने उसे सहयोग किया है, तो उस केस में ऑर्डर पास करेगा कि आप अपना ऑडिटर चेंज कर लो। हाँ, और जहाँ जहाँ फाइनल ऑर्डर पास होता है, स्टूडेंट यहाँ गलती कर सकता है। अगर इंटरिम ऑर्डर हुआ तो ये सजा नहीं मिलेगी। फाइनल ऑर्डर जहाँ पास हो गया ऑडिटर के अगेंस्ट में, तो 5 साल तक किसी भी कंपनी में वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। अंडर सेक्शन 447 में उसे पनिशमेंट भी मिलेगी। और ऑडिट फर्म के केस में लायबिलिटी किसकी आएगी, फर्म के केस में उसके फर्म की आएगी और हर वो पार्टनर की आएगी जो फ्रॉडुलेंट मैनर से एक्ट किया है। हाँ, और एक चीज मैं बता देता हूँ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन आती है तो अगर वो NCLT सेटिस्फाई हो गया तो एप्लीकेशन रिसीव करने के 15 दिनों के अंदर, एप्लीकेशन रिसीव करने के 15 दिनों के अंदर वो ऑर्डर पास कर देगा कि जो ऑडिटर है वो फंक्शन नहीं करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो दूसरे किसी ऑडिटर को उसके जगह पे अपॉइंट कर सकता है। तो ध्यान रखना, अगर एप्लीकेशन इफ द एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दैट केस अगर NCLT सेटिस्फाई हो जाता है तो एप्लीकेशन रिसीव करने के 15 दिनों के अंदर ऑडिटर वो ऑर्डर पास कर देगा कि ऑडिटर अब फंक्शन नहीं करेगा, और उसके जगह में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी और को अपॉइंट कर सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो चलिए हम सेकंड टॉपिक में चलते हैं, रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर। ओके, ये बहुत इजी टॉपिक है। अगर मैं ऑडिटर हूँ और मैं रिजाइन करता हूँ तो मेरा 3 काम है। एक तो जो मैंने रेजिग्नेशन के 30 दिनों के अंदर मुझे फॉर्म 83 फाइल करना है, किसको, ROC को, कंपनी को भी, और अगर गवर्नमेंट कंपनी हो तो उस केस में CNAG को भी। ओके, मैं ऑडिटर हूं, मैं रिजाइन किया तो 30 रेजिग्नेशन के 30 दिनों के अंदर 83 जो है वो फाइल कर दो ROC को, कंपनी को, और गवर्नमेंट कंपनी हुआ तो CNAG को भी। प्लस प्लस क्या करना है, रीजन प्लस अदर फैक्ट्स। ओके, अभी बात ये तो क्लियर है, बहुत ईजी है। बट अगर मैंने ये चीज कंप्लाई नहीं किया तो उस केस में पनिशमेंट क्या है, सुन लो अच्छे से। इसमें अमेंडमेंट है। ओके, तो इसमें क्या बोला है कि शैल बी लायबल टू पेनल्टी। पहले फाइन था, अभी पेनल्टी है। मैं बताता हूँ उसके बारे में क्या है, फाइन और पेनल्टी में क्या डिफरेंस है बता दूंगा। अभी क्या बोला, पेनल्टी लगेगी। मिनिमम क्या है, 50,000 या मेरी रेम्युनरेशन विचेवर इज लेस। ओके, सुन लो ध्यान से, मिनिमम 50,000 या मेरी रेम्युनरेशन विचेवर इज लेस, और जितने दिन 500 रुपीज पर डे फॉर द डिफॉल्ट टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यू। ओके, तो हर दिन डिफॉल्ट कंटिन्यू होते जाएगा तो 500 रुपए पर डे। ओके, और मैक्सिमम कितना है, 5 लाख। तो आपको ये क्लियर हो गया। तो अमेंडमेंट पार्ट कहा था, अमेंडमेंट पार्ट ये था कि पहले फाइन था, पेनल्टी हो गई, और दूसरा पहले मिनिमम जो था वो 50,000 था, अभी क्या हो गया 50,000 और ऑडिटर रेम्युनरेशन विचएवर इज लेस। ओके,
तो मुझे ये क्लियर हो गया मिनिमम क्या लगने वाला है 50,000 या मेरी रेम्युनरेशन विच एवर इज लेस 500 रुपए पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यू एंड मैक्सिमम 5 लाख। अभी मैं आपको बताता हूँ पेनल्टी और फाइन में क्या डिफरेंस है। पहले फाइन का, अभी पेनल्टी हो गया। फाइन के केस में क्या होता है कि कोर्ट या एनसीएलटी के पास दोनों पार्टीज जाते हैं। ओके, दोनों पार्टीज का पक्ष रखा जाता है एंड देन उसके बाद जजमेंट दिया जाता है। ओके, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक जाएंगे और हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से भी जाएंगे और उनका पक्ष दोनों रखेंगे और उनका जजमेंट देगा। तो ये फाइन के केस में। पेनल्टी के केस में क्या है कि अगर मैंने नॉन कंप्लाई किया तो डायरेक्ट अथॉरिटी मेरे को चार्ज करेगा। पहले क्या होता था, पहले टाइम वेस्ट होता था, दोनों पार्टी को सुनना। अगर ये साफ साफ क्लियर है कि नॉन कंप्लायंस हुआ है, आपने रेजिग्नेशन के 30 दिनों के अंदर आपने फॉर्म 83 सबमिट नहीं किया है, तो ये तो साफ साफ है। तो इसमें कोर्ट में क्या जाना और उसमें क्या सुनवाई लेना। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट जो है अथॉरिटी है, जो आरओसी है, वो डायरेक्ट इम्पोज करेगा आपको पेनल्टी। तो फाइन और पेनल्टी के बारे में आपको आई होप आपको क्लियर हो गया। तो चलिए हम डायग्राम पे चलते हैं, हमें और क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं रेजिग्नेशन के केस पे क्या करना है। रेजिग्नेशन के 30 दिनों के अंदर कंपनी को, आरओसी को और गवर्नमेंट कंपनी हो तो सीएनएजी को भी फॉर्म 83 फाइल करना है, प्लस रीजन प्लस अदर फैक्ट। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। ओके, और यहाँ पेनल्टी में आता हूँ। पहले फाइन थी, पेनल्टी। फाइन पेनल्टी के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका अमेंडमेंट है, ये भी अमेंडमेंट है, ये भी अमेंडमेंट है। तो मिनिमम क्या लगेगा? 50,000 या रेम्युनरेशन विच एवर इज लेस 500 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस और मैक्सिमम 5 लाख। ओके, चलिए दोस्तों, तो इस सेक्शन के लास्ट टॉपिक में आते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है। तो ये क्या कह रहा है? दिस इज अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर। ओके, तो रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करने का कहने का मतलब है, रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना है। तो जहां जहां देखो, ये इसमें स्पेशल नोटिस के बारे में कहा गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो स्पेशल नोटिस है, ये किस केस में जरूरत नहीं है। अगर मैं इंडिविजुअल मैंने 5 साल का टर्म कंप्लीट किया, तो उस केस में ये इसकी कोई तामझाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो रीअपॉइंट हो ही नहीं सकता। 5 साल कंप्लीट हुआ तो मुझे कूलिंग पीरियड में जाना पड़ेगा। और फर्म ने 5 + 5 ईयर्स कंप्लीट किया, मतलब 10 साल कंप्लीट किया, तो वो तो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। मतलब इंडिविजुअल 5 साल के बाद रीअपॉइंट नहीं हो सकता और फर्म 10 साल के बाद रीअपॉइंट नहीं हो सकता। तो उस केस में ये तामझाम जरूरत नहीं है, ये आप पहले क्लियर हो जाओ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, मेंबर्स जो है, सारे मेंबर्स नहीं, सर्टेन मेंबर्स, मैं बता दूंगा कौन कौन से मेंबर्स स्पेशल नोटिस सर्व कर सकते हैं। ओके, तो सर्टेन मेंबर्स क्या करेंगे, स्पेशल नोटिस सर्व करेंगे कंपनी को। ओके, और कंपनी क्या करेगा, कंपनी फॉरवर्ड कर देगा उस रिटायरिंग ऑडिटर को। ओके, ध्यान से सुनना, सर्टेन जो मेंबर है वो स्पेशल नोटिस किसे देगा, कंपनी को। कितने दिनों के अंदर देगा ये नहीं बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा, क्योंकि ये जो डिटेल्स है कितने दिनों के अंदर देगा और इसमें क्या क्या डेज काउंट होगी, ये एक अलग ही टॉपिक है, सेक्शन 115। ओके, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, तो उसको मैं अभी यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, आप सिंपल से सुन लो। सर्टेन मेंबर्स जो है वो स्पेशल नोटिस देगा कंपनी को एंड कंपनी क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा उस रिटायरिंग ऑडिटर को। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। रिटायरिंग ऑडिटर जो है चाहे तो अगर उसे पक्ष रखना है तो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन देगा। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन देने के पहले वो ध्यान भी रखना है कि वो रीजनेबल लेंथ एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, रीजनेबल लेंथ के अंदर ही होनी चाहिए। और देखो, 3 सिचुएशन है। पहला तो रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया, दूसरा कंपनी को रिक्वेस्ट किया, ठीक है, कि आप इन्हें मेंबरों को नोटिफाई कर दो। ओके, एंड थर्ड, ज्यादा लेट से नहीं दिया। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक रिटन रिप्रेजेंटेशन और दूसरा रिक्वेस्ट किया कि आप मेंबर को नोटिफाई कर दो, ये रिटन रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा लेट नहीं हुआ तो कंपनी क्या करेगा, सारे मेंबर्स को जो नोटिस ऑफ, किसी भी नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन में उस ये रिटन रिप्रेजेंटेशन की फैक्ट मेंशन कर देगा कि इन्होंने इन ऑडिटर ने रिटन रिप्रेजेंटेशन किया। ओके, प्लस उस रिटन रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भी भेज देगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान हैपोजेट हो जाता है। आप क्लियरली सुन लो कि ऑडिटर ने रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया, नॉट एक्सीडिंग रीजनेबल लेंथ, प्लस उसने रिक्वेस्ट किया कंपनी को कि आप नोटिफाई कर दो मेंबर को, प्लस उसने ज्यादा लेट नहीं किया। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, वो रिटन रिप्रेजेंटेशन की कॉपी तो भेजेगी, प्लस किसी भी नोटिस नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन में उसकी फैक्ट्स मेंशन कर देगी कि उसने रिटन रिप्रेजेंटेशन किया है। ओके, तो यहाँ पे एक राइट पता चल रहा है कि ऑडिटर पे एक राइट है कि मेंबर को नोटिफाई करना। अपना जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है वो
और मेंबर को नोटिफाई करना एक राइट है। ओके, रही बात। दूसरी बात कि अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया पर बहुत लेट कर दिया, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ऑडिटर ने बहुत लेट कर दिया देने में, या फिर कंपनी के डिफॉल्ट से मेंबर को नोटिफाई नहीं कर पाया। दो सिचुएशन है, एक तो बहुत लेट हो गया उसके वजह से मेंबर को नोटिफाई नहीं कर पाया, या कंपनी के डिफॉल्ट से उसको मेंबर को नोटिफाई नहीं कर पाया। तो ऐसे केस में क्या करना है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जो कॉपी है वो आरओसी के पास फाइल करना पहली बार, ठीक है। और उसको दूसरा भी राइट मिलेगा, क्या राइट, कि वो उसकी जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो मीटिंग में पढ़ी जाए। फाइन, तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपको क्लियर होने चाहिए। तो मैं अभी आपको और एक चीज बताता हूँ, अगर एनसीएलटी अगर सेटिस्फाई हो गया कंपनी के एप्लीकेशन पे या किसी एग्रीड पर्सन के एप्लीकेशन पे, ये जो दो राइट है, ये दो राइट मैंने आपको अभी बताया कि मेंबर को नोटिफाई करना, अगर नोटिफाई नहीं हो पाया तो मीटिंग पे पढ़ा जाएगा, दो राइट है। तो उस केस में वो ऑर्डर पास कर देगा, तो उस केस में ना ही मीटिंग पे ना ही मेंबर्स को नोटिफाई किया जाएगा और ना ही इसको मीटिंग में पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्या सेटिस्फाई होने पे ये पता चला कि ऑडिटर अपने राइट को अब्यूज कर रहा है। ओके, तो मैं फिर से कर रहा हूं, अगर एनसीएलटी किसी एग्रीड पर्सन के एप्लीकेशन पे या कंपनी के एप्लीकेशन पे सेटिस्फाई हो गया कि ऑडिटर अपना राइट अब्यूज कर रहा है, तो वो जो दो राइट है उसको मेंबर को नोटिफाई करना, और अगर मेंबर को नोटिफाई नहीं किया तो सेकंड राइट क्या था, मीटिंग में पढ़ा जाना। तो ये दो चीजें नहीं की जाएगी। फाइन, तो चलिए हम डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम देखने से हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा है सारे मेंबर स्पेशल नोटिस नहीं दे सकते, सर्टेन मेंबर्स दे सकते हैं। तो डायग्राम पे देखो कौन दे सकता है, मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और शेयर ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ 5 लाख ऑन द डेट ऑफ सर्विंग नोटिस। ओके, अच्छा, ये मैंने पहले भी कहा था स्पेशल नोटिस किस केस पे जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड इन केस इंडिविजुअल ऑडिटर और ऑडिट फर्म कंप्लीटेड अ टर्म ऑफ 5/10 years रिस्पेक्टिवली। ये तो वाजिब है, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ 5 साल कंप्लीट किया तो रीअपॉइंट होने की कोई चांस ही नहीं है, तो फिर ये सब तामझाम करने की क्या जरूरत है। या अगर फर्म है और फर्म ऑडिटर अपॉइंट हुआ 10 साल कंप्लीट किया, वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता, तो ये सब तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइन, तो क्या करेगा, सर्टेन मेंबर्स जो है ये सब मेंबर्स स्पेशल नोटिस कंपनी को देगा, कंपनी और रिटायरिंग ऑडिटर को फॉरवर्ड कर देगा। और हाँ, ये जो रिटायरिंग ऑडिटर चाहे तो मैंडेटरी नहीं है, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रीजनेबल लेंथ एक्सीड नहीं करनी चाहिए, प्लस रिक्वेस्ट अगर करता है कि मेंबर्स को नोटिफाई करने के लिए, और अगर वो ज़्यादा लेट नहीं करता है तो कंपनी क्या करेगी, कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन भेज देगी, प्लस किसी नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन पे भी इस जो रिप्रेजेंटेशन किया है इसकी फैक्ट के बारे में भी बताएगा। ओके, सारे मेंबर को। और अगर मान लो उसने लेट कर दिया या कंपनी की कोई डिफॉल्ट हो गई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसकी रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में पढ़ा जाएगा, और एक चीज जो उसकी रिटन रिप्रेजेंटेशन की कॉपी है उसको आरओसी में फाइल किया जाएगा। और एक चीज में यहाँ पे आप सुन लो कि एनसीएलटी जो है, अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई हो जाता है किसी कंपनी या एग्रीड पर्सन के एप्लीकेशन पे कि ये जो राइट है ऑडिटर, दो राइट मैंने बताया था, या तो मेंबर्स को नोटिफाई किया जाएगा, अगर नोटिफाई नहीं कर पाया किसी कारणवश तो उसे मीटिंग पे पढ़ा जाएगा। तो ये दो राइट जो है, अगर ये दो राइट्स ऑडिटर अब्यूज कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, तो अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई हो जाता है तो ना ही उसे कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेंबर को भेजा जाएगा, प्लस ना ही मीटिंग पे पढ़ा जाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। आते हैं फिर यहाँ पे हमारा सेक्शन 140 कंप्लीट होता है, पर हमें रिवाइज करने की बहुत जरूरत है। ओके, तो मैंने जैसे फिर से हम रिवाइज करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि इस सेक्शन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला तो रिमूवल ऑफ द ऑडिटर्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, उसके इसमें 3 सिंपल स्टेप्स है, बीआर एंड बीएम, और उसके बोर्ड रेजोल्यूशन के 30 दिनों के अंदर आप फॉर्म 82 प्लस प्रेस्क्राइब फीस आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर दो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल मिलने के 60 दिनों के अंदर आप एसआरएनजीएम पास कर दो। यहाँ पे मैंने डीम अप्रूवल की कंसेप्ट की थी कि फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप तो ठीक है, सेकंड स्टेप के बाद अगर एप्लीकेशन फाइल करके 60 दिनों के अंदर अगर कोई कम्युनिकेशन डिसीजन अगर कम्युनिकेट नहीं किया जाता है, उस केस में डीम अप्रूवल माना जाएगा। बट आईएफसी कंपनी के केस में, आईएफसी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के केस में डीम अप्रूवल माना जाएगा, और डीम अप्रूवल के केस में वो जो 60 डेज के एक्सपायर होने के 3 महीने के अंदर एसआरएनजीएम पास करना पड़ेगा।
ठीक है, अगर अप्रूवल आ जाता है तो चाहे आईएफसी कंपनी हो या नॉन आईएफसी कंपनी हो, उसके 7 दिनों के अंदर ही आपको एसआरएनजी पास करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने और एक चीज बताया था कि स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक कर सकता है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप ओके है, पर थर्ड स्टेप में मिस्टेक कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं गलती से कि एप्लीकेशन फाइल करने के 7 दिनों के अंदर एसआरएनजी पास करना पड़ेगा, ये गलत है। आपको सही क्या है कि अप्रूवल मिलने के 7 दिनों के अंदर एसआरएनजी पास करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा हूँ, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है रीजनल डायरेक्टर। ओके, और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक्शन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, सॉरी ऑडिटर, इसको ये एक्शन लेने के पहले ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने और एक चीज कहा था कि एनसीएलटी, कभी कभी एनसीएलटी भी ऑर्डर पास कर सकता है कि आप अपना ऑडिटर चेंज कर लो। पर कब, तीन सिचुएशन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन पे, किसी पर्सन कंसर्न के एप्लीकेशन पे या खुद से अगर सेटिस्फाई हो गया, ऑडिटर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फर्जी तरीके से काम किया है, या फिर कंपनी या उसका डायरेक्टर या उसका ऑडिटर ने फ्रॉड किया है और ऑडिटर ने उसको सहयोग किया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऑडिटर ऑर्डर पास कर देगी, आपकी कंपनी को ऑर्डर पास कर देगी कि आपके ऑडिटर आप चेंज कर दो, फाइन। और जहां जहां ये इस केस में जहां जहां एनसीएलटी फाइनल ऑर्डर पास करता है, वहां ऑडिटर 5 साल तक किसी भी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। प्लस अंडर सेक्शन 447 में उसको इसको पनिशमेंट मिलती है। अंडर सेक्शन 447 मैंने यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया है, ये फ्रॉड रिलेटेड पनिशमेंट है, बहुत सीवियर पनिशमेंट है। ओके, इंडिविजुअल के केस में तो हमें पता चलता है, बट फर्म के केस में किसकी लायबिलिटी आएगी, फर्म की लायबिलिटी आएगी, और हर वो पार्टनर की आएगी जिससे जो फ्रॉडुलेंट मैनर से एक्ट किया है। और एक चीज मैं बताता हूँ कि जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन आती है और उस केस में अगर सेटिस्फाई हो गया ये सब मैटर जो मैंने अभी बताया था, तो उस केस में एप्लीकेशन रिसीव करने के 15 दिनों के अंदर ही एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगी कि भाई आपका जो ऑडिटर है वो फंक्शन नहीं करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसके जगह पे कोई और अपॉइंट कर सकता है, फाइन। अब मैं सेकंड टॉपिक का रिवीजन कर रहा हूँ। ये बहुत ईजी है रेजिग्नेशन देने के। अगर मैं रिजाइन करता हूँ, रेजिग्नेशन करने के 30 दिनों के अंदर एक फॉर्म 82 प्लस रीजन प्लस अदर फैक्ट्स फाइल करूंगा, किसको, आरओसी को, कंपनी को, और गवर्नमेंट कंपनी हुआ तो सीएनएजी को। ओके, अमेंडमेंट्स क्या है, पेनल्टी में आया है, पहले फाइन था अभी पेनल्टी हो गया। फाइन और पेनल्टी में क्या डिफरेंस था कि फाइन के केस में हम दोनों पार्टीज का कोर्ट जो है दोनों पार्टीज को सुनते हैं और उसके बाद जजमेंट देते हैं, बट पेनल्टी में क्या हो गया, पेनल्टी में डायरेक्ट अथॉरिटी अगर नॉन कंप्लाइज किया तो डायरेक्ट अथॉरिटी पेनल्टी इम्पोज करता है। तो ये डिफरेंस, ये अमेंडमेंट है और ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। और मिनिमम क्या लगता है, पहले 50,000 था, अभी 50,000 या रेम्युनरेशन व्हिचएवर इज लेस, 500 रुपए पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मैक्सिमम 5 लाख। अब हम थर्ड टॉपिक में चलते हैं, ध्यान से सुनना। देखो स्पेशल इसमें क्या है कि अपॉइंटमेंट तो ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, मतलब रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट होना नहीं देना है किसी भी तरह से। तो उस केस में क्या हो सकता है, मेंबर्स जो है, मेंबर्स स्पेशल नोटिस सर्व करेंगे किसको, कंपनी को। पर सारे मेंबर्स नहीं, सर्टेन मेंबर्स मैंने बता दिया है, दोस हु आर होल्डिंग 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और रुपीज पेड अप वैल्यू शेयर्स ऑफ पेड अप वैल्यू रुपीज 5 लाख, वही सब स्पेशल नोटिस सर्व कर सकते हैं। कितने दिनों के अंदर करेंगे, ओके, मैक्सिमम कितने दिनों के अंदर करेंगे, मिनिमम कितने दिनों के अंदर करेंगे, ये मैंने डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि ये अलग सेक्शन है, सेक्शन रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, सेक्शन 115, उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो मेंबर्स क्या करेंगे, स्पेशल नोटिस सर्व करेंगे कंपनी को। कंपनी क्या करेंगे, कंपनी रिटायरिंग ऑडिटर को उसको फॉरवर्ड कर देंगे स्पेशल नोटिस को, और रिटायरिंग ऑडिटर अगर चाहे, अगर उसको लगता है कि पक्ष रखना है तो उसके इसमें रिटन रिप्रेजेंटेशन देगा। रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या है, रीजनेबल लेंथ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, प्लस रिटन रिप्रेजेंटेशन देगा। दूसरा, रिक्वेस्ट अगर करता है कि मेंबर को नोटिफाई कर दो, और तीसरा ज्यादा लेट नहीं किया तो कंपनी क्या करेगा, उसकी रिटन रिप्रेजेंटेशन की कॉपी को सारे मेंबर्स को भेज देंगे, प्लस किसी नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन पे ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन किया है इसका फैक्ट भी मेंशन कर देगा। ओके, और अगर मान लो लेट से दिया है या कंपनी के डिफॉल्ट से अगर मेंबर्स लोग को नोटिफाई नहीं कर पाया तो उस केस में क्या करना है, जो रिटन रिप्रेजेंटेशन की कॉपी है उसे आरओसी को फाइल करना है, और प्लस जो मीटिंग होगा उसमें वो उसकी रिटन रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि ऑडिटर के पास 2 राइट है, एक तो मेंबर को नोटिफाई कराने का, और अगर मेंबर को किसी कारणवश नोटिफाई नहीं हो पाया तो उस केस में मीटिंग में पढ़ा जाएगा। तो 2 राइट है। तो एनसीएलटी को अगर पता चला किसी कंपनी के एप्लीकेशन पे या किसी एग्रीड पर्सन के एप्लीकेशन पे और वो उसे सेटिस्फाई हो गया कि ये जो ऑडिटर है ये अपना राइट अब्यूज कर रहा है, तो उस केस में ना ही मेंबर को नोटिफाई किया जाएगा और ना ही मीटिंग पे पढ़ा जाएगा। ओके, तो आई होप मैं सफल रहा हूँ आपको समझाने में। ओके, अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो एट
8906773799। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, और ऑब्वियसली